Hello students and welcome to this new lecture. We will see the question answers of our supplementary reader. भाई SR5 हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था द हैप्पी प्रिंस और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये चैप्टर में है क्या, हैप्पी प्रिंस कौन है, स्वॉलो ने क्या किया, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी थी द हैप्पी प्रिंस वाले चैप्टर में। तो टुडे वी आर गोइंग टू सी थिंक अबाउट इट, हमारे क्वेश्चन आंसर जो हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। Why do the courtiers call the prince the happy prince? अब courtiers happy prince को happy prince क्यों बोलते हैं भाई? क्या वो सही में हैप्पी था? What does he see all around him? उसके आजू बाजू उसको क्या दिखता था? तो चलिए वही क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया, ये है द courtiers called the prince the happy prince because he was always happy. courtiers प्रिंस को हैप्पी प्रिंस इसलिए बोलते थे क्योंकि he was always happy. When he was alive, he did not know what tears were, for he lived in a palace where sorrow was not allowed to enter. तो वो जब जिंदा था, ठीक है, तो उसको पता नहीं था आंसू क्या होता है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे पैलेस में रहता था, ऐसे महलों में रहता था जहां पे गरीबी, सौरो सौरो मतलब दुख, दुख को एंटर करने का अलाउड नहीं था, तो दुख का पता उसको नहीं चला। However, when he died and was made into a statue, he was not happy and tears flowed down his eyes on seeing the state of his city. तो however, जब वो मर गया, ठीक है, और स्टैचू के अंदर उसको बनाया गया, तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसकी आंखों से रोने लगा था, वो रोने लगा था उसकी सिटी की हालत देख के। ऑन सीइंग द स्टेट ऑफ हिज सिटी, he could see all the misery and ugliness of the city around him. तो वो सारी दुख को, गरीबी को है, गंदगी को सिटी में देख के इतना रो रहा था। वो सारी चीजें अब देख पा रहा था स्टैचू के रूप में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर नंबर 2। Why does the Happy Prince send a ruby for the seamstress? Happy Prince रूबी क्यों भेजते हैं वो seamstress के लिए? What does the swallow do in the seamstress house? Swallow क्या करता है seamstress के हाउस में? तो seamstress वाला जो इंसिडेंट है उसके बारे में आप लिखेंगे। The Happy Prince sent a ruby for the seamstress as she was extremely poor and could not feed her child who was suffering from fever. तो हैप्पी प्रिंस ने रूबी इसलिए भेजा सिमस्ट्रेस के लिए कि भाई वो एक्सट्रीमली पुअर थी, वो बहुत ही गरीब थी एंड वो अपने चाइल्ड को कुछ भी खिला नहीं सकती थी, उसके पास नहीं थे पैसे कुछ खिलाने के लिए, ठीक है, और उसका चाइल्ड जो था हुआ सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो फीवर से सफर कर रहा था। द स्वॉलो ऑन बीइंग परसुएडेड बाय द प्रिंस वेंट टू द सिमस्ट्रेस हाउस। स्वॉलो जब प्रिंस ने थोड़ा परसुएड किया मतलब थोड़ा फोर्स किया कि भाई आप जाइए, ठीक है, तो वो गया सिमस्ट्रेस के हाउस में। शी हैड फॉलन asleep, so the swallow kept the ruby on the table where the woman worked. तो वो तो सो गई थी, सिमस्ट्रेस तो घर के अंदर सो गई थी, ठीक है, स्वॉलो ने वो रूबी था वो टेबल के ऊपर रखा जहां पे वुमन काम कर रही थी, ठीक है, तो वहां पे उसने वो रूबी रखा। ही देन फ्लू राउंड द बेड फनिंग द बॉयज फोरहेड विथ हिज विंग्स। तो वो फिर गया वो बॉय के पास, ठीक है, और उसके फोरहेड को, उसके कपाड़ को अपने विंग्स से उसने छुआ। दिस मेड द बॉय फील रिलैक्स्ड एंड ही वेंट टू स्लीप। तो इससे बॉय को थोड़ा रिलैक्स्ड महसूस हुआ और वो सोने चला गया, उसको नींद आ गई। चलिए आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2 का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। फॉर whom डज द प्रिंस सेंड द सफायर्स एंड वाई? तो वो उसकी जो आंखें थी दो सफायर्स की बनी हुई, वो दो लोगों को भेजा था उसने, एक तो यंग राइटर था और एक छोटी सी मैच गर्ल थी। So the Happy Prince sent the sapphires for two people, the young writer across the city and the match girl. ठीक है, तो एक यंग राइटर के लिए भेजा था और एक मैच गर्ल के लिए भेजा था। अब उसकी स्टोरी हम लिखेंगे थोड़ी सी। द यंग राइटर वाज राइटिंग टू फिनिश अ प्ले, वाज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। जो थिएटर का डायरेक्टर था उसके लिए वो प्ले लिख रहा था और वो खत्म करने का प्रयास कर रहा था। हाउएवर, लेकिन he was too cold to write anymore. उसको बहुत ही ठंड लग रही थी, अब लिख नहीं पा रहा था। There was no fire in the grate and hunger had made him faint. तो ग्रेट के अंदर वो फायर प्लेस होता है, उसके अंदर फायर नहीं था, ठीक है, और भूख से उसको चक्कर आ रहे थे। He sent the sapphire to the young playwright so that he could sell it to the jeweler, buy firewood and finish his play. उसने सफायर भेजा यंग प्लेराइट को, वो राइटर को सफायर भेजा
कि भाई वो सेलर को बेच दे वो सफायर, थोड़ा कुछ फायर वुड खरीदे और फिर अपना प्ले खत्म करे। सफायर को देख के यंग मैन को अप्रिशिएटेड फील हुआ और उसने बिलीव किया कि वो अब प्ले खत्म कर पाएगा। ऑन सीइंग द सफायर, द यंग मैन फेल्ट अप्रिशिएटेड एंड बिलीव्ड दैट ही कुड फिनिश हिज प्ले। तो वो अपना प्ले खत्म कर सकता था अब, ठीक है। द हैप्पी प्रिंस देन सॉ अ लिटिल मैच गर्ल हु वाज स्टैंडिंग इन स्क्वायर जस्ट बिलो हिम। तो हैप्पी प्रिंस ने एक मैच गर्ल को देखा, एक छोटी सी लड़की खड़ी हुई थी जो नीचे 4 रास्ता था वहां पे खड़ी है। उसकी सारी मैचेस गटर में गिर गई हैं और इसकी वजह से वो गीली हो गई हैं, बिगड़ गई हैं, स्पॉइल्ड हो गई हैं, ठीक है। द प्रिंस न्यू दैट हर फादर वुड बीट हर इफ शी डिड नॉट ब्रिंग होम सम मनी। भाई प्रिंस को पता था कि उसके पापा उसको मारेंगे, वो छोटी सी लड़की को मारेंगे अगर वो पैसे लेके नहीं आई। When the swallow slipped the jewel into the palm of the little girl's hand, she ran home happy and laughing. तो वो स्वॉलो ने जब उसके हाथ में वो ज्वेल, वो रत्न रखा, वो सफायर रखा उसके छोटे से हाथ में, तो वो घर खुश खुश होके गई, हंसती हंसती गई। चलिए आंसर नंबर 3 का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नंबर 4 की। What does the swallow see when it flies over the city? सिटी के ऊपर से जब वो फ्लाई करता है तो swallow क्या देखता है? भाई जब swallow flew over the city, it saw the stark contrast of plenty and poverty. तो वो सिटी के ऊपर से जब उड़ा तो उसको परफेक्ट, स्टार्क मतलब एकदम कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट देखा। कॉन्ट्रास्ट मतलब उल्टा उल्टा, दो अलग अलग पोजीशन देखी, एक प्लेंटी की और एक पॉवर्टी की। प्लेंटी मतलब अमीर लोग और पॉवर्टी मतलब गरीब लोग। तो ये दोनों का एक कॉन्ट्रास्ट स्वॉलो को दिखा जब वो सिटी के ऊपर से उड़ा था। It saw rich men making merry oblivious to the plight of the poor down the lane. तो उसने देखा कि रिच मैन है, ठीक है, वो खुश हो रहे हैं। oblivious to the plight, oblivious मतलब उल्टा, ठीक है, टू द प्लाइट ऑफ द पुअर वुमन डाउन द लेन। तो वहां पे जो पुअर वुमन थी वो भी उसने देखा और जो रिच मैन थे जो खुशी मना रहे थे, ठीक है, वो भी उसने देखा। अगर इसको आपको सिंपली लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि इट सॉ द रिच मैन मेकिंग मैरी एंड द प्लाइट ऑफ द पुअर डाउन द लेन। प्लाइट का मतलब होता है हालत, ठीक है, तो हालत वो गरीब की देखी डाउन द लेन। It saw the nadir of condition of poor when they are denied even a sound sleep by police patrolling the streets. nadir of the condition, nadir मतलब किस्मत, पुअर की कंडीशन की किस्मत भी उसने देखी। वेयर दे आर डिनाइड, उनको मना किया गया, सोने का भी मना किया गया है, ठीक है, जो पुलिस वहां पे घूम रही है वो मना कर रही है सोने। तो ये सारी चीजें उसने देखी थी, दोनों हालत देखी थी, एक अमीर की और एक गरीब की हालत देखी। चलिए नंबर 5। Why did the swallow not leave the prince and go to Egypt? अरे प्रिंस को क्यों नहीं छोड़ा उसने, वो इजिप्ट क्यों नहीं गया? देखो सिंस प्रिंस ने अपनी दोनों सफायर दे दी थी, मतलब दोनों आंखें दे दी थी, he had become blind, वो हो गया था अंधा। Therefore the swallow decided to stay with the prince always. तो swallow ने डिसाइड किया कि वो प्रिंस के साथ हमेशा रहेगा। It can be inferred, ये हम पता कर सकते हैं, that the swallow was so touched by prince's kindness that he decided to stay back rather than flying to Egypt and be with his friends. तो swallow इतना, हम यहाँ से it can be inferred मतलब यहाँ से हम पता कर सकते हैं that the swallow was so touched, swallow बहुत ही touched हो गया था। touched मतलब वो अंदर ऐसा महसूस किया प्रिंस के बारे में, क्योंकि प्रिंस की अच्छाई बहुत थी, कि उसने डिसाइड किया कि वो वहीं पे रहेगा, इजिप्ट नहीं जाएगा, उसके फ्रेंड्स के साथ नहीं मिलेगा। What this suggests is that kind-hearted people always attract friends who will stay with them forever. तो ये हमको ये बताता है कि जो अच्छे दिल के लोग होते हैं, ठीक है, अच्छे लोग होते हैं, वो हमेशा ऐसे फ्रेंड्स अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे फ्रेंड्स उनके होते हैं जो हमेशा उनके साथ रहते हैं, ठीक है। नंबर 4 और नंबर 5 ये दोनों का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा। 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए एक 6th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द प्रीशियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी? कीमती चीजों के बारे में बात की है भाई स्टोरी के अंदर लास्ट पार्ट में, वो कीमती क्यों है?
देखिए भाई, आहा, द प्रीशियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी आर द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड बर्ड। तो कीमती चीजें कौन सी थी? वो थी वो हैप्पी प्रिंस का लेडन हार्ट, वो लोखंड का हार्ट, ठीक है, और डेड बर्ड, वो दोनों कीमती चीजें थी। वो कीमती हैं क्योंकि हैप्पी प्रिंस और स्वॉलो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही दयालु थे और सेल्फलेस थे, अपने बारे में सोच नहीं रहे थे, ठीक है। प्रिंस जो है वो अगलीनेस, मिजरी, सफरिंग, ये सारी चीजें नहीं बेयर कर पा रहा था, नहीं देख पा रहा था जो सिटी में चल रहा था। तो उसने अपने सारे प्रीशियस स्टोन्स और गोल्ड दे दिए अपने लोगों को हैप्पी करने के लिए। उसके जैसे ही सिमिलरली स्वॉलो ने अपनी इजिप्ट की ट्रिप जो है वो सेक्रीफाइस कर दी और प्रिंस का मैसेंजर जैसे वो एक्ट करने लगा, प्रिंस का मैसेंजर बन गया, जो प्रीशियस स्टोन्स और गोल्ड जिनको जरूरत है वहां पे पहुंचाता और खुशी बांटता, ठीक है। जब प्रिंस ब्लाइंड था वो फिर भी उसने प्यार किया, ठीक है, स्वॉलो उसको फिर भी प्यार करता था, सो मच वो कभी भी गया ही नहीं। जितनी ठंडी पड़ रही थी, ठंडी आ रही थी, ठंडी विंटर आ रही थी, फिर भी वो गया नहीं, उसने छोड़ा नहीं। फाइनली जब वो ये ठंडी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, वो उसके स्टैचू के पैर के पास मर गया। स्टैचू इतना प्यार करता था उसको कि वो लेडन हार्ट जो स्टैचू के अंदर था वो 2 टुकड़ों में टूट गया था। तब भगवान ने एक एंजल्स को बोला कि सबसे 2 कीमती चीजें लेके आइए गार्डन में, ठीक है। तो एंजल जो है वो लेडन हार्ट और डेड बर्ड वो दोनों लेके आए और भगवान ने बोला कि भाई हमारे ये स्वर्ग की जो गार्डन है उसमें ये बर्ड गाता रहेगा फॉरएवर, और हमारे गोल्ड के सिटी के अंदर हैप्पी प्रिंस भगवान को अच्छी अच्छी बात करेगा। तो ये बढ़िया स्टोरी है भाई, और ये आंसर का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप। 10 सेकेंड्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो चलिए भाई, यहाँ पे खत्म होती है हमारी ये स्टोरी, और अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है, द बॉन्ड ऑफ लव। ओके, और एक बात, आपने सप्लीमेंट्री रीडर 5 खत्म कर दिया है, तो 1 2 3 4 5 आपके एग्जाम के अंदर जो है वो हमारे खत्म हो चुके हैं, मतलब सप्लीमेंट्री रीडर अब खत्म है। पीछे के 5 चैप्टर ओमिट है, ठीक है। तो आगे के 5 चैप्टर आपको रेडी कर देने हैं, सप्लीमेंट्री रीडर जो है वो बुक के अंदर कंप्लीट कर देनी है। चलिए भाई, अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9, द बॉन्ड ऑफ लव की। भाई, क्या लव और फ्रेंडशिप ह्यूमन बीइंग्स और वाइल्ड एनिमल्स के बीच में हो सकता है? क्या प्यार, क्या दोस्ती कोई इंसान और कोई जानवर के बीच में हो सकती है? यहाँ पे हम देखेंगे एक स्टोरी स्लॉथ बेयर की। स्लॉथ बेयर ऐसा होता है भाई, ठीक है, स्लॉथ बेयर ऐसा दिखता है आपको, भालू होता है एक जात का, ठीक है। तो वो स्लॉथ बेयर जो है वो अनार्थ है, और ऑथर जो है यहाँ के राइटर जो है, चलिए राइटर का नाम देख लेते हैं। राइटर है केनेथ एंडरसन, ठीक है, राइटर है हमारे केनेथ एंडरसन। तो ये केनेथ भाई जो है, ठीक है, वो उसने ये बियर जो था, भालू जो था, उसको बचा लिया था। चलिए भाई, स्लॉथ बेयर्स फॉरेस्टेड एरियाज में रहते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंडिया में जो है वहां पे भी होते हैं, और बड़ी जगहों पे अगर ग्रास लैंड्स हैं, मतलब बड़े बड़े खेत जैसा है, घास उगी हुई है ऐसे ही नेचुरली, तो वहां पे स्लॉथ बेयर्स रहते हैं। स्लॉथ बेयर्स के हेयर जो होते हैं वो शैगी होते हैं, शैगी मतलब बहुत ही, हम बोल सकते हैं बहुत ही खुरदुरे होते हैं, और लॉन्ग मजल्स होते हैं। अपने क्लॉज यूज करते हैं वो डिग करने के लिए, ठीक है। दे कैन देन यूज देयर लिप्स टू फॉर्म अ ट्यूब, वो अपने लिप्स को यूज करके एक ट्यूब बनाते हैं जो डीप इनटू द ग्राउंड जाता है और ऐसी जगहों पे पहुंचता है डेड ट्रीज के, जहां पे खाना उनको मिले। उनका खाना जो है वो टर्माइट्स होते हैं, उधई उधई होती है, ठीक है। टर्माइट्स मतलब चींटियां, व्हाइट, ब्लैक, रेड, ये सारी चीजों को वो खाते हैं। आपको पता चल जाएगा, वो जब खाते हैं ना तो वो सक करते हैं, ठीक है, ऐसा, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये होता है स्लॉथ बेयर। थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन दिया है स्लॉथ बेयर का, ठीक है, उस पर ध्यान एक बार दे दीजिएगा भाई। केनेथ भाई बोल रहे हैं, आई विल बिगिन विद ब्रूनो, माई वाइफ पेट स्लॉथ बेयर, आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। तो यहाँ पे हमको ये बता रहे हैं कि भाई मैं शुरू कर रहा हूँ ब्रूनो से, ब्रूनो की बात करेंगे हम। तो स्लॉथ बेयर का नाम दिया है ब्रूनो, वो मेरे वाइफ का पेट स्लॉथ बेयर है।
ठीक है, पालतू स्लॉथ बेयर है, मुझे वो एक्सीडेंट से मिल गया था। 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near मैसूर। अब मैसूर के बारे में बात की है, साउथ इंडिया, ठीक है। मैसूर में 2 साल पहले हम वहां पे शुगर केन के फील्ड्स थे, गन्ने के खेत थे, वहां से पास हो रहे थे। पीपल वेर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स बाय शूटिंग एट देम। तो लोग जो है वो अपने फील्ड्स, अपने खेत में से जंगली पिग्स को, जंगली सुअरों को भगा रहे थे, ठीक है, उन पे शूट करते करते। सम वेर शॉट एंड सम एस्केप्ड। कुछ को गोली लग गई और कुछ जो पिग्स थे वो बच गए। We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. तो हमको लगा अब सब खत्म हो गया, ठीक है। सडनली क्या हुआ, ब्लैक स्लॉथ बेयर, ये जो बेयर था, भालू था, वो वहां पे गरम सन में बाहर आया, हांफते हांफते। Now I will not shoot a sloth bear wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. तो मैं स्लॉथ बेयर को वैसे ही कोई रीजन के बिना शूट नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी किस्मत खराब थी, मेरे एक दोस्त ने, मेरे एक कंपेनियन ने उसको शूट कर दिया, ठीक है। उसको ऐसा फील नहीं हुआ और उसने शूट कर दिया ऑन द स्पॉट। As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. तो हमने जब वो गिरे हुए एनिमल को देखा तो हम सरप्राइज हो गए थे वो ब्लैक फर को देख के, ठीक है। उसके पीठ पे जो ब्लैक फर था उसको देख के हम सरप्राइज हो गए थे। और वो प्रोस्टेट बॉडी में लाइंग ऑन द ग्राउंड फेसिंग डाउनवर्ड्स, तो नीचे की तरफ उसका मुंह, उसका शरीर नीचे की तरफ था, उसके पीछे जो था वो ब्लैक फर था। Then we saw it was a baby bear that had been riding on its mother's back when the sudden shot had killed her. तो हमको लगा कि वो जो बेयर था, वो जो भालू था, ठीक है, वो उल्टा गिरा हुआ था, उसके पीठ के ऊपर बेबी बेयर था, उसका छोटा सा बच्चा था, भालू का बच्चा था, ठीक है, उसकी मदर के पीछे, ठीक है, लटका हुआ था। और सडन शॉट वो बेयर को उसने मार दिया। वो बेबी बेयर जो था वो वैसे ही उसके आजू बाजू दौड़ रहा था, वो बेयर मरा पड़ा था, उसकी मम्मी मरी पड़ी थी, ठीक है। तो वो क्रिएचर, वो बेयर उसके आजू बाजू भागने लगा। I ran up to it to attempt a capture. मैं उसके पास भागा उसको पकड़ने के लिए। It scooted into the sugarcane field. It scooted मतलब वो sugarcane field में भाग गया। Following it with my companions, I was at last able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. तो उसके पीछे पीछे मैं और मेरे कंपेनियंस गए थे, ठीक है। एट लास्ट हमने उसको पकड़ लिया, मैंने उसको पकड़ लिया, उसके स्क्रफ ऑफ इट्स नेक, उसका नेक जो था वहां से उसको पकड़ लिया। और वो जो था वो प्रयास कर रहा था, वो अपने जो लंबे हुक वाले क्लॉज हैं उससे मुझे स्क्रैच करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मैंने पकड़ लिया। We put it in one of the gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. तो मैंने वो बेर को एक गनी बैग में, एक थैली में रख दिया, ठीक है, जो मैं लेके आया था, और हम उसको बैंगलोर लेके गए। तो मैं जब बैंगलोर वापस गया तो मैंने मेरी वाइफ को प्रेजेंट दिया वो। शी वॉज डिलाइटेड, वो बहुत ही खुश थी। शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कप वॉज अ बॉय शी क्रिस्टन्ड इट ब्रूनो। तो एट वंस उसने एक उसके नेक के पास कलर्ड रिबन बांधी, एक रिबन होती है ना, पट्टी बांधते हैं कलर वाली, तो उसने कलर वाली पट्टी बांधी और उसको पता चला कि वो है बॉय, वो छोटा सा भालू का बच्चा है बॉय। तो उसने उसको नाम दे दिया ब्रूनो। शी क्रिस्टन्ड इट ब्रूनो। क्रिस्टन मतलब ना, नेम्ड इट, ठीक है। क्रिश्चियन मतलब नेम्ड इट। क्रिश्चियन में क्या होता है, वो नाम देते हैं। तो जब बच्चे का नाम देते हैं तो वो कौन देता है, कोई जो प्रीस्ट होता है ना, वो देता है। क्रिश्चियन का पादरी जो होता है वो नाम देता है। तो यहाँ पे उसकी वाइफ ने उसको नाम दिया ब्रूनो। ब्रूनो soon took to drinking milk from a bottle. ब्रूनो धीरे धीरे सीख गया बॉटल में से मिल्क पीने का जो प्रोसेस होता है वो सीख गया। It was but a step further and within a few days he started eating and drinking everything else. वो एक स्टेप आगे तो था, लेकिन थोड़े कुछ दिनों में तो वो खाना शुरू कर दिया, उसने पीना शुरू कर दिया, कुछ भी खाता, कुछ भी पी जाता। एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड, और सब उसके लिए सही था, कुछ भी खा जाता था। वो पॉरिज खा जाता था, पॉरिज मतलब खिचड़ी,
कोई भी इंग्रेडिएंट्स, कोई भी चीज से जो खिचड़ी बनाई जाती थी वो खा जाता था, वेजिटेबल्स खा जाता था, फ्रूट्स, नट्स, मीट, ठीक है, मीट मांस भी खा जाता था वो, स्पेशली पॉर्क। पॉर्क का मतलब होता है जो पिग का मांस होता है वो। करी, करी मतलब होता है दाल, और राइस, करियन राइस, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्डिमेंट्स एंड चिलीज, भले उसके अंदर चिली हो, उसके अंदर मसाले हो कि ना हो, वो दाल भात खा जाता था। ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ खा जाता था। ड्रिंक के लिए मिल्क, टी, कॉफी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लिकर, कुछ भी लिक्विड हो सब आराम से चला जाता था, वो सब पी जाता था। The bear became very attached to our two Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our bungalow. तो bear बहुत ही attached हो गया था, ठीक है, दो अल्सेशियन कुत्ते थे वो ऑथर के पास, तो उसके साथ बहुत ही अटैच्ड हो गया था, खेलता था, करता था, जो भी करता था। और उनके बंगलों में जो भाड़े पे लोग रहते थे उनके बच्चों के साथ भी बहुत ही अटैच्ड हो गया था। He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. तो वो जब यंग था, वो छोटा था, तब एकदम फ्री रहा है, ठीक है, एकदम ऐसे खुला छोड़ देते थे, वो खेलते खेलते किचन में भागता, हमारी बेड पे सो जाता, ये सारी चीजें वो करता। एक दिन एक एक्सीडेंट हो गया। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम मतलब उसके ऊपर एक एक्सीडेंट गिर गया। गिर गया का मतलब होता है एक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। आई पुट डाउन पॉइजन बेरियम कार्बोनेट, मैंने पॉइजन रखा टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी। तो मेरे लाइब्रेरी के अंदर रेड्स और माइस घुस गए थे, चूहे, उंदर चूहे जो भी होता है वो घुस गया था, ठीक है। तो मैंने पॉइजन रखा था वहां पे, बेरियम कार्बोनेट। Bruno entered the library as he often did and he ate some of the poison. Bruno लाइब्रेरी के अंदर एंटर हुआ, वो कई बार आता था लाइब्रेरी के अंदर, और वो पॉइजन उसने थोड़ा कुछ खा लिया। पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, वो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, ऐसे उसको पैरालिसिस का झटका लगा। पैरालिसिस तो होता है ना, पूरी बॉडी जो होती है वो काम नहीं करती है। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माय वाइफ हु कॉल्ड मी, तो वो अपने स्टम्प्स पे, स्टम्प्स के मतलब घुटने पे, ठीक है, वो आगे चलता गया, वो अपने आप को घसीटता गया, मेरी वाइफ के पास पहुंचा और मेरी वाइफ ने मुझे बुलाया। आई गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड, मैंने गेस किया क्या हुआ होगा। ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेसिडेंस, तो मैं कार में बैठ के उसको लेके लेके गया वेट के रेसिडेंस पे। वेट होता है वेटरनरी डॉक्टर, ठीक है, जानवरों का डॉक्टर, तो उसके घर पे मैं गया। अ केस ऑफ पॉइजनिंग, एक पॉइजनिंग का केस था। टेम बियर बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू, क्या करना है। बेयर बिल्कुल भी टेम था, टेम मतलब बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। बेरियम कार्बोनेट का क्या करना है, उसकी मेडिकल बुक्स निकली, और एंड अ फीवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगेन। कौन सा पॉइजन बोला, कौन सा वो अब रेफरेंस कर रहा था, इंडेक्स पे जा रहा था कि देखना चाहता था उसका ट्रीटमेंट क्या है। व्हाट पॉइजन डिड यू से सर, बेरियम कार्बोनेट। अच्छा, यस, बी ए बेरियम सॉल्ट्स, बेरियम कार्बोनेट, सिम्टम्स पैरालिसिस, ट्रीटमेंट इंजेक्शंस ऑफ डेस 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 डेस। तो डॉक्टर ने देखा कौन सा डॉक्टर ने बोला कौन सा पॉइजन बोला आपने, तो मैंने बोला बेरियम कार्बोनेट। अच्छा, यस, फिर उसने ढूंढा बुक के अंदर बी ए बेरियम सॉल्ट्स का सिम्टम्स और ट्रीटमेंट। सिम्टम्स जो है वो पैरालिसिस है, ट्रीटमेंट जो है वो इंजेक्शन, कुछ इंजेक्शन देने। जस्ट अ मिनट सर, मैं सिरिंज और मेडिसिन लेके आता हूँ। A dash back to the car, Bruno still floundering about on his stumps, but clearly weakening rapidly, some vomiting, heavy breathing with heavy flanks and gaping mouth. तो मैं गया वापस कार पे, ब्रूनो वहां पे अभी भी फ्लाउंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, वो वहां पे ट्राई कर रहा था मूव करने का, हिलने का, ठीक है, अपने स्टम्प्स के, अपने घुटने पे ट्राई कर रहा था हिलने का, लेकिन वो वीक हो रहा था धीरे धीरे, बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली। कुछ वॉमिटिंग हुई, हैवी ब्रीदिंग, भारी सांसें हैं, हैवी फ्लैंक्स उधरस जैसा, एंड गेपिंग माउथ, माउथ जो है उसका गेप हो रहा था, गेप मतलब फंस रहा था। Hold him, everybody! In goes the hypodermic. Bruno squeals. 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted. तो सब
को पकड़ने के लिए बोला, ठीक है। हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक होता है नीडल, इन गोज द हाइपोडर्मिक, वो होता है एक नीडल जो अंडर द स्किन इंजेक्शन देने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिक। तो उसने एक मेडिसिन जो होती है, वो नीडल जो होती है वो डाली ब्रूनो को इंजेक्शन देने के लिए। ब्रूनो स्क्विल्स, स्क्विल्स मतलब चिल्लाया। 10 सीसी, 10 सीसी, भाई सीसी क्या होता है, आप जब नीडल होती है जो इंजेक्शन होता है उसके अंदर सीसी में माप करते हैं, सीसी में आप मेजरमेंट करते हैं। एंटीडोट, एंटीडोट क्या होता है, एक ऑपोजिट चीज, ठीक ठीक है। एंटीडोट तो उसका हम बोलते हैं वैक्सीन जैसा। तो एंटीडोट उसने दिया, एंटर से सिस्टम, उसके सिस्टम में गया, विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, उसका ड्रॉप बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ। 10 मिनट के बाद कंडीशन कुछ भी चेंज नहीं हुई, और एक बार फिर से इंजेक्शन उसको दिया। 10 मिनट के बाद ब्रीथिंग लेस स्टरटोरस, ठीक है। स्टरटोरस का मतलब नॉइजी ब्रीथिंग, अब खराटे ले रहा है ऐसी आवाज आ रही थी ब्रीथिंग में। ब्रूनो अपने हाथ और पांव चला सकता था थोड़ा कुछ, लेकिन खड़ा नहीं हो पा रहा था। 30 मिनट के बाद ब्रूनो खड़ा हो गया और हैज अ ग्रेट फीड, कुछ खाना खाया उसने, वो हमारे सामने डिसडेनफुली देखने लगा। डिसडेनफुली मतलब कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ, उसको डिसडेनफुली बोलते हैं। तो उसने हमारे सामने देखा, जैसे वो बोलना चाहता है कि बेरियम कार्बोनेट मेरे जैसे बेर के लिए कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। ब्रूनो अभी भी खा रहा है आराम से। पैराग्राफ नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 जितने भी पैराग्राफ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे, ठीक है। एक बार ये चैप्टर आप रीड कर लीजिएगा। विल स्टार्ट विद चैप्टर पैराग्राफ नंबर 11। ओके, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे। आप वो क्वेश्चन आंसर सप्लीमेंट्री रीडर के आपके एसआर की बुक के अंदर लिख दीजिएगा, बुक कंप्लीट कर दीजिएगा। बाय बाय फॉर नाउ, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।